अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जीनोबोट्स, हम एक ऐसे बोट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुस्तकबिल है रोबोटिक्स का। ये रोबोट ये बोट बायोलॉजिकल बोट है। इसका मतलब ये है कि इसे सेल से बनाया गया है। इसमें मेंढक के स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसे ना तो हमने प्रोग्राम किया है, इसके अंदर ना ही इंटेलिजेंस है, ना ही इसके अंदर ब्रेन है। इसके पास एंटेना नहीं है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन ये सब ना होने के बावजूद, इंटेलिजेंस नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आप हैरान होंगे कि जीनोबोट्स को जब एक दूसरे के करीब छोड़ा गया तो उन्होंने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर कूड़ा करकट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर वीडियो में भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से घूम रहे हैं और वो कूड़ा करकट गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है और साइंसदान इस पर बहुत परेशान थे कि आखिर इनके पास कोलैबोरेशन करने की इंटेलिजेंस आई कहाँ से, ये जहानत कहाँ से इनके पास आई कि उन्होंने मिलकर काम करना है। लेकिन फिर हमारे काम आई एक बहुत पुरानी स्टडी, रिसर्च। ये रिसर्च 1999 में की गई और इस रिसर्च में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। बड़े आम से रोबोट जो उस वक्त के ज़माने में अवेलेबल थे। मैं आपको यहाँ पर रोबोट्स दिखा रहा हूँ। तो ये एक रोबोट है जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस तरह के बहुत से रोबोट्स इस्तेमाल किए गए और इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि एक कमरे में हमने डिस्क्स रख दी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्क हैं, उनको फैला दिया है और इन रोबोट्स ने इनको छोड़ दिया। अब ये मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें नज़र आना शुरू हुआ कि शायद ये सारे मिलकर आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी डिस्क को एक जगह पर पाइल अप कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। हैरान कौन बात थी ना। बिल्कुल इसी वजह से हम इस स्टडी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस स्टडी के जो रिज़ल्ट हमारे पास आए उसमें बताया गया कि इनमें किसी किस्म की कोलैबोरेशन नहीं थी, इनमें किसी किस्म की इंटेलिजेंस नहीं थी। क्या हो रहा था? एक रोबोट अपने तौर पर काम कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ एक या मैक्सिमम दो टाइल्स या डिस्क को मूव कर सकता था। अब वो जा रहा है और उसने एक डिस्क को मूव किया, वो उसको मूव कर रहा है, उसको एक दूसरी डिस्क मिल गई, उसने दो डिस्क को मूव करना शुरू किया, तो जैसे उसको तीसरी डिस्क मिली वो वहाँ पे रुक गया। अब इसी तरीके से बाकी रोबोट भी इस तरह एक या दो डिस्क को मूव करें और जहाँ पर उनको बड़ी पाइल मिलती थी वो वहाँ पे उसको छोड़ देते थे। तो इस तरीके से आपको एनिमेशन में भी नज़र आ रहा है, ये रोबोट एक सेंट्रलाइज्ड पाइल बनाने में, एक जगह जहाँ पर तमाम डिस्क को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, कामयाब हो गए। हालांकि इनमें किसी किस्म के सेंसर्स मौजूद नहीं थे कि वो डिस्क को देख सकें और जज कर सकें कि मैंने डिस्क को यहाँ पर लेके जाना है, और ये भी ये नहीं जान सकते थे कि ज़्यादातर डिस्क कहाँ पर मौजूद है। ये टोटली डम्ब किस्म के रोबोट से जो कि बिल्कुल मुमासलत रखते हैं जीनोबोट से, क्योंकि उनके पास भी ऐसे कोई सेंसर्स फ़िलहाल हमारे नॉलेज में नहीं है। तो जीनोबोट की बात करते हैं और जीनोबोट ने यही काम सेलुलर लेवल पर किया। उन्होंने डेब्री को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब इसके फ़वाइद बहुत हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला माइक्रो प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक के ज़र्रे जो 5 मिलीमीटर से भी छोटे हैं, जो समंदर में भी हैं और फ़िज़ा में भी, उन्हें इकट्ठा करना, क्योंकि वो जहर के तौर पर हमारी आबी हयात को ख़त्म कर रहे हैं। इतना बड़ा रिस्क है वो कई स्पीशीज़ के लिए कि वो उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। उन्हें ख़त्म करना, उन्हें इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए अब हम जीनोबोट की मदद लेने लगे हैं। जीनोबोट की शक्ल अभी तक हमने एक स्फीयर के तौर पर देखी, एक राउंड शक्ल देखी, लेकिन अब हम इसकी शक्ल पर भी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हम सी शेप का जीनोबोट बनाने जा रहे हैं, बल्कि बना चुके हैं, जो कि बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक गेम हमारे बचपन में हम खेलते थे। मेरे ख्याल में शायद उसका नाम पैकमैन था, जो कि सी शेप का एक मॉन्स्टर था और वो चीज़ों को खाता था। बिल्कुल वैसे ही जीनोबोट अब सी शक्ल में आएंगे। ये सेल्स सी शक्ल के होंगे ताकि ये ज़्यादा डेब्रे को, ज़्यादा कूड़े करकट को इकट्ठा कर सकें और एक जगह पर ले जा सकें। तो हम इनकी शक्लों की तरफ आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें आपको जीनोबोट्स में आगे नज़र आएंगी। उसके साथ साथ जीनोबोट जब इन सब
डेब्री को इकट्ठा करेगा तो उनको एक जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर ढेरियाँ लगाकर इकट्ठा करना शुरू कर देगा। अब ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने डेब्री की बजाय स्टेम सेल ही ले लिए। तो हमने क्या किया कि हमने फ्रॉग के स्टेम सेल फैला दिए, आपको यहाँ पर वीडियो में भी और तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, और कुछ xenobot उनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो एक जगह पर सपोज फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने 20 स्टेम सेल्स इकट्ठे कर लिए, एक जगह पर उन्होंने 100 कर लिए, उन्होंने 10 कर लिए। अब जिन जगह पर उन्होंने उस मेंढक के स्टेम सेल्स इकट्ठे किए थे वहाँ पर एक और xenobot बनना शुरू हो गया, यानी उन्होंने और xenobots को जन्म देना शुरू कर दिया। इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम काइनेमेटिक सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये ऐसी रेप्लिकेशन है जिसमें कोई भी जानदार ऐसी रेप्लिकेशन नहीं करता। आपको ये रेप्लिकेशन सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स में मिलेगी, यानी मॉलिक्यूल लेवल पर जाकर ऐसी रेप्लिकेशन नजर आएगी, लेकिन कोई भी जानदार लिविंग थिंग ऐसी रेप्लिकेशन नहीं करता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है रोबोटिक्स में कि हमने एक ऐसा लाइफ फॉर्म बना दी है, एक ऐसा क्रिएचर बना दिया है, एक ऐसा रोबोट बना दिया है जो कि अपनी कॉपीज़ बना सकता है। वो अपने जैसे हज़ारों लाखों रोबोट बना सकता है। एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है। अगर आप इसको विजुलाइज कर सकें, इसकी ग्रेविटी को, इसकी संगीनी को आप समझ सकें कि ये कितनी बड़ी बात है कि जो काम कोई रोबोट नहीं कर सकता, आज तक हमारी कोई इन्वेंशन नहीं कर सकती, वो ये बायोलॉजिकल रोबोट कर रहा है। xenobot की अगर लाइफ टाइम की बात करें कि कितना अरसा ये ज़िंदा रहता है, तो इस वक्त तक जो xenobots हमने बनाए हैं इंसानों ने, वो तकरीबन 10 दिनों तक पानी एक्वा इन्वायरमेंट में रह सकते हैं और उन्हें किसी किस्म के बाहर के खाने की यानी फूड सोर्स की ज़रूरत नहीं है। हम आहिस्ता आहिस्ता इस लाइफ स्पैन को बड़ा करने जा रहे हैं। हम 10 दिनों से बहुत ज़्यादा दिनों सालों तक इन xenobots को लेकर जाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम xenobots में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स डालने की भी कोशिश करेंगे, यानी उनको ज़रा भारी भरकम हैवी ड्यूटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि xenobots ज़्यादा शक्लों में आएँ, ज़्यादा सेल्स के साथ आएँ और उनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा हो, ताकि उनसे जो मदद ली जाए वो पोल्यूशन में ली जाए। पोल्यूशन में एयर में बहुत से ऐसे ज़रात हैं जो कि हार्मफुल हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हार्मफुल हैं। हम उनको इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ से हम ऐसे ज़रात को, ऐसे सेल्स को ख़त्म करना चाहते हैं जो कि हमारी बॉडी को किसी बीमारी में मुब्तला किए हुए हैं। हम डैमेज टिश्यूज़ को हील करना चाहते हैं, हम ज़ख्मों को हील करना चाहते हैं, उसके लिए भी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता आगे का सोच रहे हैं। आपके जहन में आता है कि अगर आपने xenobot को डिज़ाइन किया हो तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अब आप क्या सोचेंगे अगर आप साइंसदान हो? थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को चाहे पॉज कीजिए और गेस कीजिए कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। अपना स्टेप आपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंसदानों ने क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि वो इसे याददाश्त देंगे, इसे मेमोरी देंगे, और उसके लिए 1 बिट का मेमोरी मार्कर इसे दिया जा रहा है ताकि ये अपने एक्सपीरियंस, जो एनवायरनमेंट के साथ इसका एक्सपीरियंस है, उसे रिटेन रख सके। फ़र्ज़ कीजिए एक xenobot के अंदर 1 बिट है जो कि इस वक्त 0 है, और अगर वो किसी रेडियो एक्टिव जगह से होकर आता है और वो 1 हो जाती है तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी है, और ऐसी रेडियो एक्टिविटी जो कि लिविंग सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो 1 बिट की जो मेमोरी है वो हमारे बड़े बड़े काम कर सकती है। मैं आपको आखिर में ये बताता चलूँ कि हम अभी तक ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि xenobot जानदार हैं, क्योंकि ऐसा जानदार अभी तक हमने दुनिया में नहीं देखा जिसे इंसान ने डिज़ाइन किया। क्या ये मशीन है या ये हाइब्रिड है? मशीन और जानदार के बीच में है। लेकिन इस सेल के डिज़ाइन से, इस सेल के रोबोट के डिज़ाइन से, जो कि तैर भी सकता है, जो कि सफाई भी कर सकता है, जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है, हम एक और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मंजिल है सॉफ्ट रोबोटिक्स। चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप ही साइंसदान हैं और अब आप इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो आप क्या ऐड करेंगे? साइंसदानों का ये ख्याल है कि वो इसमें, इन रोबोट्स में इमोशंस ऐड करना चाहते हैं।
वो इन रोबोट्स में हंसना, मुस्कुराना, घबराना, परेशान होना, गमज़दा होना, ये सारे के सारे इमोशंस ऐड करना चाहते हैं ताकि उसे ज़िंदा चीज़ों के करीब से करीब तर बनाया जा सके। तो हम वो सारी चीज़ें इनमें ऐड करना चाहेंगे जो कि जानवरों में हैं, जो कि इंसानों में हैं, जो कि लिविंग थिंग्स में हैं। हम वो इंटेलिजेंस ऐड करना चाहेंगे, हम वो बॉडी पार्ट्स ऐड करना चाहेंगे, फ्यूचर में वो शेप्स देना चाहेंगे और उसके अलावा भी शेप्स देना चाहेंगे, और उसके साथ साथ हम वो सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें ऐड करना चाहेंगे जो कि हमें इंसानों में फ़िलहाल नज़र आ रही है। और उसके बाद इंसान शायद इस पर सोचना शुरू करेगा कि बियॉन्ड ह्यूमंस या बियॉन्ड लिविंग थिंग्स भी इनमें बहुत सी चीज़ें हमने डालनी है, वो कैपेसिटीज़ जो कि इस वक्त हमारे पास नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल तख्ती ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस इल्म को आगे बढ़ाते रहें और दूसरों में बांटते रहें।